गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग भूगोल में चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास पढ़ रहे हैं। आज हम लोग उसके आगे संसाधनों के प्रकार में पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति एक संस्था का अधिकार हो। जैसे हमारा अपना विद्यालय आरसीसी है, उस पर ये व्यक्तिगत संस्था या संसाधन के अंतर्गत आता है, जिस पे हमारे मैनेजर सर शैलेश चौधरी जी का स्थापित है। ठीक है ना। कुछ संसाधन निजी व्यक्तियों के हाथों में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आयोजित आवंटित जो भी बातें रहती हैं वो क्या होता है, सरकार द्वारा आवंटित होती है, जिसके बदले उन्हें सरकार को लगान देना पड़ता है। गांव में बहुत सारे लोग भूमि के स्वयं भी मालिक होते हैं। जैसे हम लोग के पास थोड़ी बहुत खेती है, तो उस खेती की जो है वो हम लोग क्या है, स्वयं मालिक हैं। शहरी क्षेत्रों में भी लोगों के पास घर, भूखंड और अन्य प्रकार की संपत्ति के मालिक होते हैं। संसाधनों की निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण जैसे चारागाह, तालाब, बाग बगीचे और कुएं, जल आदि हैं। ये अपने परिवार के स्वामित्व वाले संसाधनों की एक सूची बनाना है और उसको बताना है। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के समान रूप से उपलब्ध होता है। जैसे गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, सारा कुछ तालाबे वगैरह भी जो सामुदायिक होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, सामुदायिक होती हैं, जिनके सभी सदस्यों का क्या होता है, अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साझी की भूमि को, जैसे चारण, शमशान की भूमि, तालाब भी जो मैंने बताया। शहरी क्षेत्रों में जैसे पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल के मैदान हो गया, इन पर संपत्तियों पर इनके आसपास रहने वाले सभी का अधिकार होता है। अब राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। इन संसाधनों पर देश की सरकार का कानूनी अधिकार होता है। वह सभी व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। जैसे सड़कें बनना होता है, नहर बनना होता है, तो देखते हैं कि हम लोगों की ज़मीनें सरकारें क्या करती है, अधिकृत करती है और उसके बदले पैसा देती है, मुआवजा देती है। वो क्या करती है, वो विकास का काम करती है और देश समाज के लिए उस ज़मीनों को क्या करती है, अधिग्रहण करती है। सड़कें, नहरें और रेल लाइन का निर्माण व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमियों पर भी किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सरकार अपने प्राधिकरणों के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है। भूमि अधिग्रहण के बदले भूस्वामी को अनुदान किया जाता है, या जमीन के बदले जमीन दी जाती है या पैसा दिया जाता है, तथा उनके पुनर्निवास की व्यवस्था की जाती है, यानी उसके रहने की भी व्यवस्था की जाती है। देश में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, वन्य जीव, जल संसाधन भौगोलिक सीमा के अंतर्गत तथा 22 किलोमीटर 12.2 समुद्री मील महासागरीय सीमा तक पाए जाने वाले संसाधन क्या हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इन संसाधनों पर संचालन और स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास रहता है। उदाहरण स्वरूप जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, अपवर्तित आर्थिक क्षेत्र के बाद इस खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं रहता। ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक संस्थाओं की सहमति के बाद ही हो पाता। जैसे भारत का कांदला बंदरगाह, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से परिवर्तित कर दिया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ये मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह है। यहाँ पे कोई भी विश्व का कोई भी देश का जहाज, व्यक्ति आके रुक सकता है, अपना सामान उतार सकता है, चढ़ा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। अब अगला है टॉपिक जो है वो विकास के आधार पर है। क्या है, विकास के आधार पर। ठीक है ना। विकास के आधार पर संसाधनों के भी 4 प्रकार हैं। कितने हैं, 4 प्रकार। पहला संभावी।
संभावी मतलब कि अभी वह विकसित नहीं है या उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी है, उसकी उपयोगिता इतनी सही है कि वो भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में मौजूद हो लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया हो, जैसे मैंने बताया। इसे उदाहरण क्या है, भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसका प्रयोग अभी भारत सरकार या राज्य सरकारें उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, लेकिन संभावना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। दूसरा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनका सर्वेक्षण तथा मापन किया जा चुका है, यानी उनकी खोजें हो चुकी है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है तथा उनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा का निर्धारण भी हो चुका है, यानी अब इनके बारे में सरकारें उपयोग भी कर रही हैं, उनके बारे में उनकी सरकारों को जानकारी भी है, वह विकसित संसाधन कहे जाते हैं। संसाधनों का विकास क्या होता है, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और संभवता के स्तर को भी निर्धारित करता है, यानी कितने स्तर पे या कैसे कितनी मात्रा में वह पाया जाता है। ठीक है ना। तीसरा है भंडार, कितनी मात्रा में वह है, इसके बारे में। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार कहलाते हैं। यानी है तो लेकिन हमें मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्र के अंदर प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और बहुत से सारी चीजें, कोयला खुद, ये सारी चीजें क्या है, सोने के भंडार, हीरे की खदानें, ये सारी चीजें हैं। जैसे जल, दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है या ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत बन सकता है, परंतु उसे उस रूप में परिवर्तित करने की प्रौद्योगिकी का ज्ञान अब तक विकसित नहीं किया जा सका है। संचित कोष, इन्हें उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान की मदद से प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, किंतु अभी तक इसके उपयोग की तरफ ज़्यादा परिपक्वता से ध्यान नहीं दिया गया है। इसका उपयोग भविष्य में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। उदाहरण, इसे नदियों के जल को विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इनका प्रयोग सीमित पैमाने पर ही किया जा रहा है। इस तरह बांधों में एकत्रित जल, वन आदि संचित कोष के संसाधन हैं जिसका उपयोग भविष्य में किया जाना है या कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे है संसाधनों का विकास। क्या है, संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास का मतलब क्या है, यानी वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं, उन संसाधनों का अपने उपयोग लायक, प्रयोग करने लायक बनाना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। जैसे पानी हो गया तो वो हमें शुद्ध रूप में बहुत जगह नहीं मिलता है, और अगर हम ऐसे ही अशुद्ध रूप में उसको प्रयोग करें तो हम बीमार हो जाएंगे। तो पानी को हम क्या करते हैं, अपने पीने लायक बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, तकनीक का प्रयोग करते हैं, यानी शुद्ध करते हैं। ठीक है। संसाधनों का विकास मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। संसाधन की जो प्रकृति क्या है, संसाधन जो है प्रकृति की सबसे विशिष्ट देन है, और यह विश्वास मानव को उसके तीव्र उपयोग की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। संसाधन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की क्या होती है, रीढ़ होती है। अगर आज हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक महंगे हैं तो इसकी सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ देश में उन प्राकृतिक संसाधनों का भंडारण नहीं पाया जाता है। इसीलिए जिन चीज़ों की हमारे यहाँ भंडारण क्षमता अधिक है या पाए जाते हैं उनके लिए हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। संसाधनों के अनियंत्रित और अव्यावहारिक प्रयोग के कारण ही अनेक समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हुई। इन समस्याओं में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं निम्नलिखित हैं। बहुत सी वस्तुएं हमारे यहाँ होने के बाद भी हमारे यहाँ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कौन कौन सी? कुछ व्यक्ति विशेष लाभ के लालच में संसाधनों का ह्रास करते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, नदियों का प्रदूषण। बहुत सी कंपनियां, फैक्ट्रियां अपने थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से पैसों की बचत के लिए वो जहरीले जो पानी
बाद में यूज होता है, फैक्ट्री से निकलता है, उसको फ़िल्टर नहीं करते और सीधे ही वैसे नदियों नालों के माध्यम से नदियों में डाल देते हैं, जिससे जिसमें रासायनिक पारा और सारी खतरनाक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसके कारण नदियों में पाए जाने वाले जीव जंतु या उसके पानी को पीने वाले मनुष्यों में भी तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। असमान संसाधन वितरण, जिनके कारण कुछ विशेष लोगों के हाथों में संसाधन का संचय हो जाता है, जिनके कारण समाज संसाधन संपन्न और संसाधन विहीनता में बढ़ जाता है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, अमीर गरीब क्या ही ले लीजिए, किसी के पास इतना है कि वो खा नहीं पा रहा है और किसी के पास है ही नहीं खाने के लिए। बड़े लोगों के पास इतने हैं कि वो कपड़े पहनने नहीं चाहते हैं और छोटे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। भारत में जो प्राकृतिक संसाधन है, जो संसाधन है उसका प्रयोग 10% ही सबसे ज़्यादा अमीर ही लोग कर रहे हैं। गरीब लोगों का इन संसाधनों का पर उपयोग न के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि जो संसाधन का बंटवारा है वह असमान तरीके से भारत में है। जैसे भारत में जो बारिश का जो वर्षा का वितरण है वो भी असमान है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के आपका ये झांसी का क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड का क्षेत्र, और आपका मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश की क्या होती है बहुत ही हर वर्ष सूखे के कारण हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत में भी संसाधनों की क्या है असमान वितरण है या असमान तरीके से लोग इसका उपयोग करते हैं। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से परिस्थितियाँ समस्याएं उत्पन्न हो, जैसे वैश्विक तापन, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, मैंने बताया अभी कि घरों से निकलने वाले फ्रिज से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसी से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वैश्विक तापन को बढ़ाती हैं, जिसके कारण ग्लेशियर का जो बर्फ़ है समुद्रों में, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, बर्फ़ के समुद्र हैं, वो क्या है पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर हो रहा है, जिसके कारण अभी देख रहे हैं आप यास आया, फिर इसके दाउते आया, ये सब तूफान, ये सब क्या हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण है। अगला है ओजोन परत का ह्रास। CFC गैस और अन्य कारणों से क्या होता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन का जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग करते हैं, इन सभी कारणों से भी क्या होता है ओजोन परत का ह्रास होता है। ओजोन परत जो है वो प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व है, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें यानी परावैंगनिक किरणें उनको वहीं सोख लेती है, रोक लेती है, वो धरती तक नहीं आती है, जिसके कारण हमारा कई गंभीर बीमारियों से क्या होता है बचाव होता है बच्चों, जैसे त्वचा की बीमारियां, स्किन का चमड़ी से संबंधित बीमारियां, ये हमारे यहाँ नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देख लीजिए आप, स्किन से संबंधित बीमारी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे भी ये जो सूर्य का प्रकाश है सीधे डायरेक्ट आने की होता है, क्योंकि वहाँ पे भी ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन परत की जो परत है वो पतली हो रही है। इस सभी चीज़ें क्या कर रही हैं, प्रकृति को नुकसान पहुँचा रही हैं, और हम लोगों ने विकास के चक्कर में इन सभी चीज़ों का अत्यधिक दोहन किया है। पर्यावरण प्रदूषण, फैक्ट्री लगाने के लिए, स्कूल के लिए, मकान के लिए, घर के लिए, रोड के लिए, रेलवे पटरियाँ बनाने के लिए और बहुत सारे खेती के लिए, और इन सभी चीज़ों के लिए हम लोगों ने क्या किया है, अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान किया, पेड़ पौधों को काटा है और ऐसे बहुत से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है। आज के समय में देख रहे हैं ऑक्सीजन की कितनी कमी है कोरोना की वजह से। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पेड़ पौधों का कटाव होना, और हम लोग ऐसे पेड़ पौधे लगा रहे हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को कम पैदा करते हैं। जैसे हम लोगों को पाकड़, कूलर, बरगद, नीम, कटहल ऐसे दुधारू पेड़ लगाने चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने और जो प्रकृति को ऑक्सीजन ज़्यादा दे। हम लोग लगाते क्या हैं, हम लोग यूकेलिप्टस लगाते हैं, सागौन लगाते हैं, जो सब ये यूकेलिप्टस जो है ये आतंकवादी वृक्ष है प्रकृति का, ये सबसे ज़्यादा पानी खींचता है और अगल बगल के जो भूमि है उसे क्या कर देता है, अनउपजाऊ और सूखाग्रस्त कर देता है। भूमि का निम्नीकरण ये मतलब बढ़ती जनसंख्या के कारण जो उपजाऊ ज़मीन है उन पर अत्यधिक
उपज बढ़ाने का दबाव है, जिसके कारण लगातार लोग 2 से 3 फसलें उगाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें उन ज़मीनों को आराम या फसल चक्रण का मौका नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों वो है संसाधन नियोजन। इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।